Welcome to Fascinating World of Physics. I am Shyam Sanani, MSc Physics from Delhi University with 41 years of teaching experience. Let's take a step forward towards exploring, understanding and enjoying this beautiful subject physics. मैं श्याम सैनानी आपके लिए लाया हूँ आपका चैनल फिजिक्स मेड सिंपल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने के लिए कुछ आपको टर्म्स पहले समझेंगे, तो उससे पहले मैं आपको हमारी फिजिक्स लैब में ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वी कैन थ्रो ए प्रोजेक्टाइल एट ए पर्टिकुलर एंगल, वी कैन चेंज द एंगल, हम एंगल चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। अब अगर मैं इसमें स्पीड चेंज करता हूँ और फिर इसको फायर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज, हाइट चेंज हो रही है। और अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो उसके हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि देयर आर चेंजेस इन रेंज एंड हाइट एंड ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, तो वी विल कम बैक टू दिस फिजिक्स लैब अगेन। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। Projectile is the name given to any body which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under influence of gravity alone without being propelled by any engine or any fuel. Path followed by a projectile is called its trajectory. अब पहले इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं स्पेस में कोई इनिशियल वेलोसिटी से, और आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमने इसके साथ में कोई इंजन नहीं लगा रखा, कोई व्हील नहीं है, यानी उसको जस्ट थ्रो कर दिया, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है। जैसे एक कार चल रही है तो कार के साथ में क्या है कि कार का इंजन फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक बॉडी को थ्रो कर दिया है, और जब थ्रो कर दिया है तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री, जो एक पैराबोला है। Let's study other concepts also related with this. Principle of physical independence of motions. Motion along horizontal direction is with uniform velocity.
Motion along vertical direction is under gravity. Motion under vertical direction is under gravity with a uniform acceleration, that is acceleration due to gravity. The two motions of a projectile along horizontal and vertical directions are independent of each other. अब बॉडी को अगर आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो उस पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है. तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर बॉडी किस डायरेक्शन से मूव कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. और वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. अब ये जो दो मोशंस हैं प्रोजेक्टाइल के, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन का इंडिपेंडेंट है एंड वाइस वर्सा. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक थिंग्स, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं रेंज की, टाइम ऑफ फ्लाइट की और मैक्सिमम हाइट अटेंड की. तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. मान लीजिए पॉइंट O से आपने एक बॉडी को थ्रो किया, तो ये इस तरह का पाथ डिस्क्राइब कर रहा है. पॉइंट A जो है हाईएस्ट पॉइंट है और B जो है ग्राउंड पर है. हमने बॉडी को थ्रो किया है विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा. और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा. ux यानी कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है. uy वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin थीटा. और इसके लिए एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू माइनस c. अगर हम अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है. पहली चीज हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी बॉडी को O से B तक कितना टाइम लगा. तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T हम कैलकुलेट करेंगे. मान लीजिए कि पार्टिकल जो है B पर है, तो OB इज इक्वल टू x. और ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है u cos थीटा, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा टाइम t से. और y कोऑर्डिनेट जो है B पर जीरो है. y कोऑर्डिनेट पॉइंट B पर जीरो है. तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. y कोऑर्डिनेट जीरो है
t कॉमन ले लीजिए, तो यू आर गेटिंग u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो t ज़ीरो होगा या u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। अगर u साइन थीटा हाफ जी टी के इक्वल होगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यही हमारा टाइम पीरियड है। अब देखिए t इज इक्वल टू जीरो तो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? पॉइंट O को, जहां से आपने बॉडी को थ्रो किया है जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की थी। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय g। कितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा O से B तक आने में, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये हमने पहला एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा अपॉन g। आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब इस चीज को आपको इसकी फील दिलाने के लिए मैं आपको फिजिक्स लैब में ले चलता हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं थ्रो कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं पहले स्पीड कर देता हूं 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और अब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल यहां पर गिरा, और अब हम क्या करते हैं कि ये सेंसर ले आते हैं और इससे देखते हैं कि रेंज कितनी है। रेंज है 2.47 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट 0.7 सेकेंड। आप देख रहे हैं मैंने माउस पॉइंटर जहां पर रखा है, ये टाइम दिखा रहा है 0.7 सेकेंड। और अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब मान लीजिए मैं स्पीड को डबल कर देता हूं, तो स्पीड को हम 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, और फिर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। अब जहां पर प्रोजेक्टाइल लैंड किया वहां पर मैं सेंसर ले जाता हूं। अब देखिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट था 0.7 सेकेंड। आपको दोबारा चेक कराता हूं। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट था 0.7 सेकेंड। अब मैंने जब स्पीड डबल कर दी, मैं यहां पर सेंसर को लाया, और अब देखिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है डबल हो गया है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है। तो हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है डायरेक्टली स्पीड के प्रोजेक्शन प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा फार्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g है। तो आपने देखा कि u डबल करने से टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हुआ। अब यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 9.8। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, और एक पर्टिकुलर एंगल पर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मान लीजिए मैं कर देता हूं 10, एग्जैक्ट 10 कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने अब एग्जैक्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, और मैंने बॉडी को थ्रो किया। अब अगर मैं यहां पर सेंसर को रखता हूं तो आप देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 2.17 सेकेंड। और अब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डबल कर देता हूं, यानी 20 कर देता हूं, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब 20 करने के बाद में मैंने प्रोजेक्टाइल को फिर थ्रो किया। अब ये प्रोजेक्टाइल यहां लैंड किया। अब सेंसर को यहां लाके रखते हैं, अब आप देख रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 1.08 सेकेंड। पहले कितना था, 2.17। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डबल करने से टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो मैंने आपको इसकी फील दिलाई कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यू चेंज करने से टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो रहा है। अब एक चीज और चेक करते हैं, एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल पर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब इसके बाद मैं एंगल बढ़ा देता हूं, या अगर मान लीजिए मैं एंगल कम करके थ्रो करता हूं। और अब देखिए, अब दोनों केसेस में मैं सेंसर रख के आपको दिखाता हूं कि टाइम में क्या फर्क पड़ा। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट है 2.36, और जब मैंने एंगल कम कर दिया तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो गया 1.5 सेकेंड। यानी एंगल चेंज करने से टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो रहा है। हमारा फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। एंगल कम करेंगे साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। तो मैंने आपको इसकी एक्चुअली फील करके दिखाई कि किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ओके, अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये चीज हमने स्टडी की है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे रेंज। रेंज कैलकुलेट करनी है कि कितना प्रोजेक्टाइल लैंड किया, उसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। रेंज आर, यानी ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये प्रोजेक्टाइल यहां पर आया तो ये रेंज है। OB जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये रेंज है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन में मोशन जो है कांस्टेंट स्पीड u cos थीटा से, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो हमारी रेंज जो है वो OB है। OB किसके इक्वल है? u cos थीटा इंटू टी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने t का एक्सप्रेशन निकाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और हम ये जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है रेंज के लिए। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब फॉर्मूले के हिसाब से अब आपको इसकी फील कराते हैं। फील कराने के लिए आपको मैं ले चलूंगा फिजिक्स लैब में। तो चलिए, ये हमारी फिजिक्स लैब। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पर, मान लीजिए मैं स्पीड ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, और उस पर्टिकुलर एंगल पर मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर लैंड किया, और सेंसर को यहाँ रख के देखते हैं कि हमारी रेंज कितनी है। रेंज है 2.16 मीटर। आप देख रहे हैं मैं माउस पॉइंटर जहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये रेंज दिखा रहा है 2.16 मीटर। गुड। अब हम स्पीड को डबल कर देते हैं। मान लीजिए मैंने स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड कर दिया, और अब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। लेट्स कीप आवर सेंसर ओवर हियर एंड सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेंज। मैंने स्पीड को डबल किया। तो पहले देखिए कि एक बार दोबारा दिखाता हूं कि हमारी रेंज पहले थी 2.16, और अब रेंज कितनी हो गई है? 8.64। तो यानी रेंज आप देख पा रहे हैं कि रेंज 4 टाइम्स हो गई। स्पीड को डबल करने से रेंज 4 टाइम्स हुई है। तो दिस इज इन एग्रीमेंट विद द फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u को डबल किया तो रेंज 4 टाइम्स हुई, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि रेंज 4 टाइम्स हो गई। तो आपको इसकी भी फील आ गई कि किस तरीके से रेंज जो है डिपेंड कर रही है u पर। अब अगर
मान लीजिए मैं इसमें एंगल को बढ़ा देता हूं, लेट्स रिफ्रेश इट। एक पर्टिकुलर एंगल पर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, और अब अगर मैं इसमें एंगल को कम कर देता हूं और फिर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि रेंज कम हो गई। थीटा कम होने से साइन थीटा कम होगा, और आर जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है, तो इसका मतलब रेंज कम होगी, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब एक फैक्टर और दिखा देता हूं आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एंगल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कर देते हैं, एग्जैक्ट 10 कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने एग्जैक्ट 10 कर दिया, और एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं, तो ये हमारी रेंज है। अब रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डबल कर देता हूं, 20 कर देता हूं, एग्जैक्ट 20 कर रहा हूं, और फिर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। आप चेक करें, सेंसर को मैं यहां पर लाके रखता हूं जब मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया था, तो रेंज थी 32.08। अब मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डबल कर दिया, तो रेंज है 16.04, एग्जैक्ट हाफ हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल करने से हमारी रेंज हाफ हो गई, क्योंकि रेंज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमारा फॉर्मूला है आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो जब मैंने जी को डबल किया तो रेंज हाफ हो गई। तो मैंने आपको इसका भी फील करा दिया। अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, हाइट निकालेंगे। हाइट कैलकुलेट करेंगे, यानी वाई कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, h। पॉइंट ए पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, यानी वी वाई 0 है, और मैक्सिमम हाइट जो है बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस जी है। हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 है, और यू वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि हम जानते हैं u साइन थीटा माइनस 2gh। तो इससे आप देख रहे हैं कि h की वैल्यू कितनी आ रही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है हाइट के लिए। हाइट जो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट अटेन का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब आपको इसकी भी फील कराते हैं, लैब ले जाते हैं, लैब में चलेंगे। याद रखिए हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फिर दोबारा वही एक्सरसाइज करते हैं। पहले u ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड।
और प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ और कर सकता हूँ, हाइट निकालनी है ना, तो आई कैन टेक यू टू अदर फिजिक्स लैब। मेरे पास एक और लैब है जिसमें मैं आपको हाइट के लिए अच्छी तरीके से दिखा सकता हूँ। प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया और स्टॉप कर दिया। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। अब मैं देखना चाहता हूं कि हाइट कितनी है, हाइट निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, वो हमारी हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल जा रहा है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इनिशियल वेलोसिटी, पहले इसको रीसेट कर देते हैं और इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। और बॉडी को फायर करते हैं। बहुत कम है, तो इसीलिए अब हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड करते हैं और प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं। रीजनेबल अगर वेलोसिटी लेनी है तो मान लीजिए मैं इसमें 40 मीटर पर सेकेंड पर 40 मीटर पर सेकेंड पर बॉडी को फायर करता हूँ। और यहाँ पर मैं बॉडी को देख रहा हूँ कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आ रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं ग्रेजुअली स्टेप्स में ले जा रहा हूँ कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए कि यहाँ पर इस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 40.82, जब हमने वेलोसिटी 40 ली है। अब अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी 20 ले लेता हूँ, अब ये याद रख लीजिए हाइट अटेंड जो है 40.82 है। अब मैं वेलोसिटी जो है 40 ना लेके हम इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं और बॉडी को फायर करते हैं और रोक दिया इसको। एक बार दोबारा फायर करते हैं। अब इसको बैकवर्ड स्टेप लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर हमें देखना है ना हाइट कितनी है। अब देख रहे हैं कि मैं इसको बैकवर्ड ले जा रहा हूं, यहां पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हाइट अटेंड कितनी है, 10.2। तो मैंने आपको एग्जैक्टली ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि जब मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं तो हाइट 4 टाइम्स हो जाती है। पहले जब मैंने वेलोसिटी 40 ली थी तो मैक्सिमम हाइट अटेंड 40 के करीब थी, और अब मैंने वेलोसिटी को 20 कर दिया, यानी 40 से 20 कर दिया, तो हाइट अटेंड जो है 1/4 आ गया। तो मैंने आपको इसका भी फील करके दिखाया कि किस तरीके से हाइट जो है इस पर डिपेंड करती है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री,
जो कि एक पैराबोला है। तो देखते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री एक पैराबोला कैसे है। एक बार मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ओ से आपने बॉडी को थ्रो किया, हायर पॉइंट ए है, ग्राउंड पर पोजीशन बी है। मान लीजिए कि बॉडी जो है एक पॉइंट पी पर आ गई, जहां पर इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर वी एक्स है और वी वाई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। सपोज बॉडी जो है पॉइंट पी पर पहुंच गई आफ्टर टाइम टी, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मैंने कहा कि p तक पहुंचने में टाइम t लगा, तो इससे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाती है x अपॉन u cos थीटा। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई इज u sin थीटा और एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। पॉजिटिव अप लिया है, नेगेटिव डाउन, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? y। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यू वाई जो है u साइन थीटा है मल्टीप्लाइड बाई टी, ए वाई जो है माइनस जी है, टी की वैल्यू भी पुट करनी है। एक मिनट, मैं यहीं पर टी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो इजी हो जाएगा। यू वाई है u साइन थीटा और t की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से देख पा रहे हैं कि x अपॉन u cos थीटा। ए वाई को माइनस जी पुट किया, t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज टेन थीटा। u से कैंसिल हो गया, तो पहली टर्म मेरे पास आ जाती है x टेन थीटा माइनस g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अब p और q जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का। इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई? एक पैराबोला हो गई। तो हमने ये एस्टेब्लिश किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री जो है एक पैराबोला है, और ये इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और आ जाती है, इसे भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करने में ये बहुत हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम निकालना चाहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज।
यानी आर मैक्स कैलकुलेट करना है हमने, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और वो कब होती है 90 पर, और वो कब होती है ये 2 थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब थीटा इज 45 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, दैट इज व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो हमने ये सीखा कि मैक्सिमम रेंज कब आती है जब थीटा 45 डिग्री। अब आपको इसकी भी फील कराने के लिए आपको मैं फिजिक्स लैब में ले चलता हूं। मान लीजिए कि मैंने प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो किया, ये एंगल मैं ले लेता हूं 30 डिग्री। थर्टी डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब इसके बाद मैं एंगल बढ़ा देता हूं, मान लीजिए मैं एंगल कर देता हूं 60 डिग्री। और फिर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब देखिए कि 60 डिग्री पर थ्रो करने पर रेंज सेम आई। तो हमने एक चीज और सीखी कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर थ्रो करते हैं जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो उस केस में रेंज सेम आती है। दैट मेक सेंस, वो भी मैं आपको मैथमेटिकली करके दिखाता हूं। अब मान लीजिए मैं एंगल ले लेता हूं 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। अब देखिए कि रेंज बढ़ गई। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया कि रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है, राइट। अब एक चीज और मैंने आपको दिखाई कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम कैसे आ रही है, तो ये भी आपको मैथमेटिकली मैं करके दिखाता हूं। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूं बाय 90 माइनस थीटा, जैसा मैंने दो एंगल लिए थे 30 और 60 डिग्री, तो उस केस में रेंज अगर आर डैश है तो ये क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, यानी आर डैश कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि आर इज इक्वल टू आर डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिकली देखा था ना कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम थी। एक बार आपको दोबारा वहां पर फिजिक्स लैब में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये 30 डिग्री पर रेंज है और ये 60 डिग्री पर रेंज है। दोनों केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज सेम आ रही है और रेंज मैक्सिमम आई थी 45 डिग्री एंगल पर।
तो आपने देखा कि इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम समझ पा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। हमने प्रैक्टिकली इसको देखा और सीट फर्दर मैं आपको कुछ मोटिवेशन की बातें कहूँगा। फिजिक्स इज सच ए सब्जेक्ट जिसको अगर हम समझ के करें तो वी एंजॉय इट। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर हम समझ के करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो देन वी डोंट हैव टू वर्क ए सिंगल डे इन द लाइफ। आई एंजॉय माई सब्जेक्ट फिजिक्स एज मच एज प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग म्यूजिक। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अच्छी बुक से पढ़ते हैं और मेरे चैनल जैसे हैं इसको फॉलो करते हैं, तो आपको अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो वी continue our journey towards understanding, exploring and enjoying this beautiful subject physics. All the best. Have a nice day. Bye.